मोहम्मद रफ़ी के 100 साल। जब मन्ना डे ने कहा, हजारों मुझ जैसे आएंगे पर एक और रफ़ी नहीं होगा। बर्फीली पहाड़ियों पर दिल खोलकर खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार करते शम्मी कपूर को जब याहूं। चाहे कोई कोई मुझे जंगली कहे, गाने के लिए आवाज चाहिए थी, तो वह अल्हड़ बागपन रफ़ी की आवाज में मिला। जब इश्क के रूहानी रूप की बात आती है तो रफ़ी एक कुवाली को आवाज देते हैं। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। इश्क आजाद है, इश्क आजाद है। हिंदू न मुसलमान है इश्क। ये वही रफ़ी हैं जिनका गाया मन तपड़त हरि दर्शन को आज आज भी भक्ति रस के लिए याद किया जाता है। यही नहीं, पर्दे पर गुरुदत्त जब भारत की हकीकत और हुकूमत दोनों से बेजार हो जाते हैं तो ये रफ़ी ही हैं जो गाते हैं, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। ये सब मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी की गायकी के महज चंद रंग हैं। यह साल मोहम्मद रफ़ी की जन्मशती का है। मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर का साथ। एक वक्त था जब फिल्मों के हिट गाने का मतलब मोहम्मद रफ़ी होता था। उनके न रहने के सालों बाद भी लोग उनकी आवाज और दिल जीत लेने वाले अंदाज के किस्से सुनाते नहीं थकते। इसकी एक मिसाल शम्मी कपूर के किस्सों में मिलती है। कहा जाता है, जैसे मुकेश राज कपूर की आवाज थे, वैसे ही मोहम्मद रफ़ी शम्मी कपूर की आवाज थे। सुजाता देव की किताब मोहम्मद रफ़ी ए गोल्डन वॉयस में शम्मी कपूर याद करते हैं, हम लोगों को तारीफ करूं क्या उसकी, गाना रिकॉर्ड करना था। रात भर मैं सो नहीं पाया। मैं चाहता था कि ये जुमला बार बार दोहराया जाए और फिर गाने का अंत हो, लेकिन संगीतकार ओपी नैयर को मेरी सलाह पसंद नहीं आई। मेरी निराशा देखकर रफ़ी ओपी नैयर से बोले, पापा जी, आप कंपोजर हो मैं गायक हूं, पर पर्दे पर तो शम्मी कपूर को ही एक्टिंग करनी है। उन्हें करने दो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम दोबारा कर लेंगे। रफ़ी साहब ने वैसे ही गाया जैसा मैंने सोचा था। शम्मी कपूर बताते हैं, जब ओपी नैयर ने गाना देखा तो मुझे बाहों में भर लिया और दुआएं दी। रफ़ी साहब ने अपनी शरारती पर नरम आवाज में कहा, अब बात बनी न। रफ़ी साहब चुटकी में दिल जीत लेते थे। मैं मोहम्मद रफ़ी के बगैर अधूरा हूं। रफ़ी मियां, तुमने कितना खूबसूरत गाया है। मुझे मशहूर गायक मन्ना डे का एक बहुत पुराना इंटरव्यू हमेशा याद आता है। इसमें तब के पत्रकार राजीव शुक्ला के सवाल पर उन्होंने कहा था, रफ़ी साहब नंबर 1 थे, मुझसे बेहतर। मैं अपनी तुलना सिर्फ रफ़ी से करता हूं। जैसा वह गाते थे शायद ही कोई गा पाता। अगर रफ़ी नहीं होते तब ही मैं उनकी जगह ले सकता था। हम दो ऐसे गायक थे जो हर तरह के गाने गा सकते थे। मोहम्मद रफ़ी ने उस दौर में गाने गाए जब बतौर गायक मुकेश और किशोर कुमार भी फिल्मों में छाए हुए थे। हालांकि इन सबके आपसी रिश्ते नायाब थे। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में बताया, इन सबका रिश्ता बहुत सुंदर था। मुझे ताज्जुब होता था जब फोन उठाकर मुकेश जी रफ़ी साहब को कहते, रफ़ी मियां, तुमने ये गीत इतना खूबसूरत गाया है, काश मैं तुम्हारी तरह गा सकता। कभी रफ़ी साहब का फोन आता कि मुकेश तुमने कितना सुंदर गाया है। जब रफ़ी ने कहा, मेरे गले में मिठास भर दो, इतना मकबूल होने के बावजूद रियाज और खुद को बेहतर करने की मोहम्मद रफ़ी की ललक कैसी थी, इसका किस्सा संगीतकार ख्याम अलग अलग जगहों पर कई बार बता चुके हैं। ख्याम ने बताया था, रफ़ी बार बार मुझे दावत पर बुलाते। मुझे लगा कि क्या माजरा है। फिर रफ़ी साहब की ओर से मेरे लिए गुजारिश आई, आप मेरी आवाज में मिठास भर दीजिए। ये तब की बात है जब रफ़ी अपनी लोकप्रियता के उरूज पर थे। मुझे यकीन नहीं हुआ। दरअसल उन दिनों रफ़ी हाई पिच वाले गाने गाया करते थे। कयाम कहते हैं, मैंने उनके सामने कुछ शर्तें रखीं। जैसे, ये भूल जाए कि वे महान गायक हैं। रिहर्सल के दौरान उनके आसपास कोई नहीं होगा।
इस दौरान वह फोन पर भी किसी से बात नहीं करेंगे। रफी साहब ने पूरी तन्मयता से मुझसे ट्रेनिंग ली। इसका नतीजा हुआ जब उन्होंने गजल गाई, जब किया तेरे वादे पर एतबार किया। वह मिठास जो रफी को चाहिए थी वह उन्हें मिली। रफी मियां, मैंने क्या म्यूजिक स्कूल खोल रखा है। अपनी गायकी के अलावा जिस बात के लिए अक्सर लोग मोहम्मद रफी की तारीफ किया करते हैं वह था उनका शांत और विनम्र अंदाज। संगीतकार अमर हल्दीपुर सुजाता देव की किताब में बताते हैं 1967 से 68 में सी रामचंद्र रफी साहब के साथ एक गीत रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन रफी जी से बार बार गलतियां हो रही थीं। कई बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। सी रामचंद्र गुस्सा हो गए और कहा, रफी मियां क्या हो रहा है, मैंने क्या म्यूजिक स्कूल खोल रखा है। जो गाना दिया है याद कीजिए और गाइए। वे बताते हैं, रफी जी ने माफी भरे अंदाज में कहा, माफ कीजिए, ये गाना मेरे ज़हन में बैठ नहीं रहा है, मैं अभी करता हूँ। उन्होंने तब तक गाया जब तक संगीत निर्देशक को तसल्ली नहीं हो गई। बाद में वह साज बजाने वाले सारे कलाकारों के पास गए, सबसे माफी मांगी। इसी विनम्रता की वजह से वे सबके पसंदीदा थे। जब चीन ने बजाए रफी के गाने, मोहम्मद रफी के गानों की लोकप्रियता का अंदाजा इस पूर्व सैनिक के किस्से से भी मिलता है जो उन्होंने साल 2020 में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में सुनाया था। साल 1962 की जंग लड़ चुके भारतीय सैनिक फुनचोक ताशी ने बताया था, गलवान इलाके में भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही थी। चीन के सैनिकों ने वहां बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगा दिए और हिंदी में घोषणा करते थे, ये जगह न आपकी है न हमारी है, आप भी वापस चले जाओ, हम भी वापस जा रहे हैं। उसके बाद वे रफी का गाना तुमसा नहीं देखा जोर जोर से बजाते, साथ में लता मंगेशकर का गाया तन डोले। ये कई दिनों तक चला। वह ऐसा इसलिए करते कि भारतीय सैनिक चले जाएं। हालांकि हमने जगह नहीं छोड़ी। लाहौर से रिश्ता। अब थोड़ी बातें रफी के बचपन के बारे में। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 2024 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में अल्लाह राखी और हाजी अली मोहम्मद के घर हुआ। प्यार से उन्हें फीको कहा गया। हाजी अली मोहम्मद बेहतरीन खानसामा थे। वे 1926 में लाहौर चले गए। फीको कोटला सुल्तान सिंह के स्कूल में ही पढ़ाई करते रहे। 12 साल की उम्र में रफी भी परिवार के बाकी सदस्यों के साथ लाहौर चले गए। इसके बाद रफी कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ बाल काटने का काम शुरू किया। रफी संगीत के दीवाने थे। पिता संगीत के सख्त खिलाफ थे। इस वजह से वे चोरी छिपे ही गाते थे। ये किस्सा तो काफी मशहूर है कि लाहौर में एक तारा बजाने वाला एक फकीर आया करता था। इसका गाना सुनते सुनते रफी उसके पीछे पीछे चले जाते। वे अक्सर हजरत दाता गंज बख्श की दरगाह पर भी जाते थे। एक दफा लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी जीवन लाल मट्टो नूर मोहल्ला से गुजर रहे थे। तभी उनके कानों में एक बेहद सुरीली आवाज पड़ी। आवाज अनोखी थी। आवाज का पीछा करते हुए वे उस दुकान में गए जहां रफी किसी का बाल काट रहे थे। उनकी गायकी से मुत्तासिर इस अधिकारी ने उन्हें रेडियो में काम करने का मौका दिलाया। एक बार लाहौर में उस वक्त के मशहूर गायक केएल सहगल के कार्यक्रम में बत्ती गुल हो गई। समय काटने और लोगों को बांधे रखने के लिए युवा रफी मंच पर आए। महफिल में मौजूद संगीत निर्देशक श्याम सुंदर उनसे इतना मुत्तासिर हुए कि रफी को बम्बई, आज का मुंबई, आने की सलाह देकर चले गए। रफी गाते रहे, पैरों से खून निकलता रहा। पिता को छोड़ रफी के परिवार के बाकी सदस्य उनके हुनर को समझते थे। उन्हें लगा कि रफी का भविष्य बम्बई में है। रफी बम्बई चले गए। इसके बाद संघर्ष की शुरुआत हुई।
उन्हीं संगीतकार श्याम सुंदर ने पंजाबी फिल्म गुलबलोच में रफ़ी से गाना गवाया। रफ़ी को शुरू में साल 1944 की फिल्म पहले आप और फिर गांव की गोरी में गाने का मौका मिला। पहले आप में कोरस में गाना था। गाना कुछ ऐसा था कि सैनिकों की कदमताल की आवाज की तरह गायकों को भी कदमताल करनी थी। रिकॉर्डिंग के बाद नौशाद ने देखा कि रफ़ी के पैरों से खून निकल रहा है। पूछने पर मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि उनके जूते कुछ ज्यादा ही टाइट हैं। चूंकि गाना चल रहा था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहम्मद रफ़ी की शोहरत और कामयाबी की बात संगीतकार नौशाद का जिक्र किए बगैर अधूरी है। दोनों ने बैजू बावरा, कोहिनूर, मदर इंडिया, मुगले आजम, आन, गंगा जमुना, मेरे महबूब, राम और श्याम, पाकीज़ा जैसी अनेक फिल्मों में साथ काम किया। नौशाद के बेटे राजू नौशाद के मुताबिक नौशाद रफ़ी जी से घंटों रियाज करवाते थे और रफ़ी जी बैठकर अभ्यास करते रहते। तब नौशाद उनसे हंसते हुए कहते कि अब जाओ और दूसरे गानों की प्रैक्टिस करो, वरना तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ये रिश्ता सिर्फ संगीत का नहीं था। रफ़ी साहब की बेटियों का निकाह भी नौशाद ने पढ़वाया था। जब रफ़ी से रीटेक के लिए कहा गया, ऐसा नहीं था कि विनम्र तबीयत वाले मोहम्मद रफ़ी कभी नाराज नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसका भी उनका अलग अंदाज था। मोहम्मद रफ़ी ए गोल्डन वॉयस किताब में वरिष्ठ संगीतकार ओमी ने अपनी यादें साझा की हैं। वे बताते हैं, एक बार रफ़ी मुझसे नाराज हो गए, जो बहुत कम होता था। साल 1973 में फिल्म धर्मा की कुवाली राज की बात कह दूं तो की रिकॉर्डिंग थी। मैं रीटेक करना चाहता था। रफ़ी साहब थोड़ा सा नाराज हो गए और बोले, क्या कह रहे हो? रफ़ी साहब से ऐसी बात सुनना असामान्य बात थी। मैंने भी थोड़ा सख्ती से कहा, ठीक है, पैक अप। रफ़ी साहब बिना एक शब्द कहे चले गए। उन्हीं के मुताबिक अगली सुबह 6 बजे घर की घंटी बजी। सामने रफ़ी साहब थे। उन्होंने पंजाबी में कहा, क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया? चलो कल वाली कुवाली सुनते हैं। मैं अमेरिका से स्पीकर लाया था, इन्हीं पर सुनते हैं। सुनने के बाद रफ़ी जी ने विनम्रता से पूछा कि क्या दोबारा रिकॉर्ड करना है। मैंने उन्हें गला लगा लिया और कहा कि खान अपने स्पीकर लेकर जाओ। मैं उन्हें खान बुलाता था। तब वे बोले, ये स्पीकर आपके लिए हैं। रफ़ी जी की फीस 3,000 रुपये थी और स्पीकर की कीमत 20,000 रुपये। ये थे रफ़ी साहब। रफ़ी के करियर में आई ढलान। ऐसा नहीं है कि कामयाब होने के बावजूद उनके लिए चुनौती नहीं थी। रफ़ी साहब पर दास्तानेरफ़ी नाम की डॉक्यूमेंट्री बनी है। डॉक्यूमेंट्री में संगीतकार मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली कहते हैं, कभी कभी गायकी की विविधता बाधा भी बन जाती है। जैसे रफ़ी साहब ने 60 के दशक में जंगली की वे बार बार देखो जैसे गाने गाते थे। वे अपना स्टाइल बना रहे थे। लेकिन एक बार मदन मोहन जी ने रफ़ी साहब को कहा कि अगर तुमने अभी याहू जैसा गाना गाया है तो मैं अभी अपनी रिकॉर्डिंग कैंसिल कर रहा हूं। तुम पहले उस मूड से निकल जाओ। मेरा गाना गंभीर है, मुझे उसमें अदायगी कम चाहिए। मोहम्मद रफ़ी ने करियर की ऊंचाइयां देखीं तो एक ऐसा भी दौर आया जब उसमें ढलान दिखने लगी। यह बात 70 के दशक के शुरुआत की है। उस दौरान रफ़ी हज करके लौटे थे। वहां किसी ने उनसे कह दिया था कि मौसीकी की उनके मजहब में कोई जगह नहीं है। इसके बाद रफ़ी ने कुछ समय के लिए गाना छोड़ दिया। दिलीप कुमार, शम्मी कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता जिनके लिए रफ़ी गाया करते थे, वे धीरे धीरे सिमट रहे थे। ये राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन वाला दौर था। जो संगीतकार और गीतकार रफ़ी के लिए गीत संगीत रचते थे, उनमें से कई गुजर चुके थे।
या SD बर्मन की जगह RD बर्मन जैसे नई पीढ़ी के संगीतकार ले रहे थे। ये नए तरह के संगीत और किशोर कुमार जैसे गायकों के साथ काम करने लगे थे। तब कई लोगों ने कहा कि रफ़ी का युग अब चला गया, लेकिन रफ़ी ने इस दौर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। कई संगीतकारों ने भी उनका साथ दिया। जब फिल्म लैलामजनू का संगीत तैयार हो रहा था तो मदन मोहन इस बात पर अड़ गए थे कि युवा एक्टर ऋषि कपूर के लिए रफ़ी ही गाएंगे, वरना वे फिल्म नहीं करेंगे। जब साल 1976 में फिल्म रिलीज हुई तो इनके गाए गाने जबरदस्त हिट हुए। हालांकि इससे पहले ही मदन मोहन गुजर गए थे। साल 1977 में रफ़ी का गाना क्या हुआ तेरा वादा आया। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। साल 1977 में युवा ऋषि कपूर के लिए रफ़ी ने मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथनी के लिए एक कव्वाली गाई, पर्दा है पर्दा। यह भी काफी मशहूर हुआ। कई लोग हैरान थे कि जिसके पिता राज कपूर के लिए रफ़ी गा चुके हैं, उस नए एक्टर के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी को क्यों चुना। लेकिन इन गानों से रफ़ी ने जबरदस्त वापसी की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपनी पहली फिल्म पारसमणि भी रफ़ी के साथ ही की थी। इत्तेफाकन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म आसपास 1980 में मोहम्मद रफ़ी ने अपना आखिरी गाना गाया, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम क्यों फिर उदास है दोस्त। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।